गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आप सुन पा रहे हो मुझे? आप सुन पा रहे हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा, रिस्पॉन्स तो करो तो पता नहीं चलेगा कि सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो। यहाँ सामने तो कोई बैठे ही नहीं हुआ ना, बोलोगे भी तो मुझे पता ही चलेगा। मैंने चैट विद होस्ट का ऑप्शन ओपन कर दिया है, तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चैट मतलब चैट भी कर सकते हो और ऐसे बता तो सकती है ना, बोल के बताना है। और या फिर उसमें चैट विद होस्ट का ऑप्शन ओपन है ना, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आपका, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स है ना। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो टॉपिक है दैट इज रोटेशनल मैकेनिक्स, राइट। रोटेशनल मैकेनिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ऐसे 10 क्वेश्चंस, और वो 10 क्वेश्चंस आप अटेंड। उस 10 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर क्या होगा, डिवाइड है ना। पूरा का पूरा 10 क्वेश्चंस में चैप्टर क्या होगा, उसकी आपका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे, फिर भी कोई बात नहीं, उसको फिर से आप रिवाइज करो। वो कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दे रहा हूँ, है ना। कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तभी मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो दोबारा, है ना। तो वन बाय वन एज एग्जांपल वन, है ना। एग्जांपल वन में आपका ऐसा है ना। दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ट्रायंगुलर प्लेट है ऑफ मास m एंड बेस लेंथ है। बेस लेंथ इसकी L है, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट का जो मास है वो कितना है, कैपिटल है ना। बेस लेंथ इज कैपिटल L और मास कितना है, कैपिटल M। तो आपको बताना है। और ये वाला एंगल इसमें 90 दिया हुआ है, एपेक्स एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। और यहां से एक एक्सिस है ना, x x डैश। तो आपको ये बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश। इस पूरे स्ट्रक्चर का ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x x डैश के अबाउट क्या है। ये सॉल्व कर लो जरा से। हो सकता है पहले भी आपने किया होगा, फिर से एक बार रिवाइज करना। इस ट्रायंगुलर प्लेट का, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ml²/2। ये ml²/2 सही नहीं, बहुत ध्यान से करना होता है। सर ml²/9। ना, ml²/9। ml²/9 सही नहीं है परितोष। सर 7ml²/24। ना, सही नहीं है।
सर ml square by 4. हाँ ml स्क्वायर बाय 4 सही नहीं, थोड़ा सा कुछ गलती कर रहा हूँ। देखो इसमें सबसे पहले तो इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे कितना होता है ना, कि हमें निकालेंगे कि इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना। इस एक्सिस के अबाउट तो बाद में आएगा, पहले हम किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो मैं पहले ये निकालूंगा कि इस ट्रायंगुलर प्लेट जो आपने बताया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये कोई ट्रायंगुलर प्लेट है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है ना, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसी को बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस, राइट। तो इसकी आपको टेक्निक ये होती है कि जैसे m मास का ये h प्लस ट्रायंगल है, एक और m मास का पैसे लगा दो आपको, है ना, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, ये स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी डायगोनल या इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ये कितना होता है ml स्क्वायर बाय 12। आप लिख दोगे ये m, लेकिन आपको पता है ये l तो इसका बेस है ना, इसकी जो साइड लेंथ होगी वो l नहीं होगी, इसकी जो साइड लेंथ होगी वो बेसिकली आपकी l नहीं होगी, बल्कि ये जो होगा ये आपका √2l हो जाएगा। ये जो चीज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कि आपकी √2l, हाँ ये जो चीज होगी √2 आपका l हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसका हम ये साइड लेंथ क्या करेंगे, तो आपका l हो गया। आगे साइड लेंथ इसकी भाई अगर बेस l है तो व्हाट इज द साइड लेंथ, L by √2। हाँ ये साइड लेंथ √2 कितनी हो जाएगी, l/2। सही है, म्यूट करो माइक को, माइक म्यूट करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका l/2, तो साइड लेंथ l/2 हो गई। तो मैं अगर पूरे स्क्वायर प्लेट का लिखूं तो मैं आपको हो जाएगा m × l/2 का होल स्क्वायर बाय 12, है ना। लेकिन मास तो 2 है ना, ये m मास ये भी हो गया, m मास ये भी हो गया, तो यहाँ पे 2 है। तो ये तो पूरी स्क्वायर प्लेट का आ गया। अब आप इसके बाद ये देखोगे कि इस एक्सिस के अबाउट अपर हाफ एंड लोअर हाफ क्या आपके सिमिलर है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस आपने निकाल लिया, इसको से डिवाइड कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 20। क्या है ना, कि अगर इस स्क्वायर प्लेट के यहां से कोई एक्सेस पास हो तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 24, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेलकम इसके अबाउट निकालेंगे, अगर बेस से एक्सेस पास हो रही है तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब उसके बाद इसके अबाउट पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट हम कहीं डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, हम ध्यान रखना, क्योंकि जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं तो I = होता है IC + MH। तो एक एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास होती है तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कर देंगे, किसी निकाल सकते। यहाँ पे आप पहले सेंटर ऑफ मास इसका आइडेंटिफाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से कोई एक्सिस पास हो रही है IC, है ना, और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अभी पता नहीं आपको इसके अबाउट पता है ml स्क्वायर बाय 24, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसके अबाउट आपको निकालना है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है हम जानते हैं कि ट्रायंगुलर प्लेट में अगर ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट h है ना, ट्रायंगुलर प्लेट की अगर हाइट h है तो ये जो चीज होगी आपको पता है कि ये l cos 45 हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, है ना। तो भाई l cos 45 से इसकी हाइट की जगह से आपकी l/2, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये l/3√2 है ना, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेट की h/3 पे बेस से सेंटर ऑफ मास होता है। और ये भी आ जाएगा सर बेस की लेंथ l है ना, हाइट वो इक्वल साइड की थोड़ी है। अच्छा सही बात। तो ये वाला आप रिजॉल्व कर लो कि साइड लेंथ अगर l है, l/2 है तो अब इसके बाद l/2 का cos 45 मतलब ये l/2 हो जाएगा, है ना। l/2 का cos 45 मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी, l/2, सही है ना। अगर ये l/2 होगा तो आपको पता है ये इसका 1/3 हो जाएगा, मींस ये l/6 हो गया, और ये वाला हो गया जैसे आपका 2/3, है ना, मींस ये आपका कितना हो गया, l/4, राइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले बेसिक को मैंने निकाला, फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली, और हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पहले हम लगाएंगे बेस और इसके बीच में, तो बेस के अबाउट है आपका ml स्क्वायर बाय 24 इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मुझे पता नहीं है प्लस MH स्क्वायर,
h की वैल्यू हो जाएगी L/6 का होल स्क्वायर है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आपका L/6 का होल स्क्वायर। फिर मैं लगा दूंगा इन दोनों के बीच में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x डैश तो मुझे निकालना है IC प्लस NH स्क्वायर। h की जो वैल्यू होगी ये आपकी L/4 का होल स्क्वायर है ना। अब इन दोनों को आप सॉल्व करके क्या निकालो, ये जो मैंने पूछा था उसके बाद इसका मोमेंट इनर्शिया कितना होगा है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, है ना। तो चेक करो कितना आपका आंसर आ रहा है, एकदम केयरफुली करना होता है, बहुत सारे पॉइंट इस क्वेश्चंस में कवर है ना। तो इसको सॉल्व करके व्हाट आंसर इज देयर, एग्जांपल 1। सर वो L/4 क्यों है, वो L/3 नहीं होना चाहिए। L/3 सर, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया L/3, मैं आपका दोनों का सम L/2 हो गया, तो L/3 है ना। तो इससे सॉल्व करके IX निकालो। पहला चीज आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले क्या आपका आंसर इसका, तो हो गया आंसर। L/8 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज योर ML स्क्वायर, है ना। तो एकदम केयरफुली करना है जैसे मैंने किया। इसका जो आंसर आएगा वो ML स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 8। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसके अबाउट बहुत सारे एक्सेस, कोई एक्सेस ऐसे पास होगी तो इसके अबाउट, है ना। इस सारे के अबाउट आपको क्या निकालना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ, है ना। तो एक्सेस चेंज होती रहती है, उसके अबाउट हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली चीज रोटेशन में ही आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा आता है इक्विलिब्रियम थ्योरम, है ना। जो दूसरा क्वेश्चन होगा दैट इज बेस्ड ऑन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। ये जो बेस्ड होगा किसके ऊपर बेस्ड होगा, उसके आपके इक्विलिब्रियम, है ना। मेनली वी कॉल इट एज ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एज एग्जांपल 2, है ना। इसको आप ध्यान से कर लेना, है ना। तो एग्जांपल 2 में आपको ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में है ना, इस तरह से आपका कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन में और यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं ऐसे, दिस इज द फोर्स, और इसमें कुछ एंगल आपको दिया हुआ है। इसका जो सॉलिड सिलेंडर है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना। और इस सॉलिड सिलेंडर का जो मास है दैट इज 6 kg, है ना। मास 6 kg दिया हुआ है, रेडियस 0.1 और एंगल 37, रेडियस 0.1 मीटर एंड दिस एंगल इज 37, है ना। तो आपको ये कहना है कि फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction to keep it
इन इक्विलिब्रियम। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो कितना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना? ऐसे क्वेश्चन हम कई करते हैं। यहाँ से हम फोर्स लगा के इसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत है। F/48. कितना बेटा? F/48. एफ के टर्म्स में तो आंसर दे दिया हुआ है। अगर नहीं एफ के टर्म्स में यहाँ पे आंसर नहीं था। आपके मतलब मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू So 3/4. हाँ 3/4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर सही बता रहे हैं कि आंसर इज 3/4। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो 3/4 है ना 0.75 b इक्वल टू 0.75। इस केस में जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0.7 इसका फ्री वर्ड रहेगा बना लो। आपने वेट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे आपका आ गया नॉर्मल फोर्स है ना, और उसके बाद इस जगह पे हम फ्रिक्शन ले लेते हैं और चूंकि लिमिटिंग केस है इसलिए म्यू फ्रिक्शन हो जाएगा है ना। फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी देगी आपकी म्यू, राइट। और उसके बाद आप कंसेप्ट अप्लाई सारे, राइट, कि भाई ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा एज वेल एज ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये ट्रांसलेशनल एज वेल एज क्या होगा देखिए आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है कि आप इस पॉइंट के अबाउट सारे टॉप ले लो है ना, कि जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट सारे टॉप क्या कर लेते हैं हम कर सकते हैं आपके इस पॉइंट पे, राइट। या कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हो है ना, या आप इस पॉइंट के अबाउट ले लो कि इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉप आप ले लो,
राइट। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के वो टॉप लेंगे ह्यूमन और एन दोनों के टॉप क्या हो जाएंगे सर आपके कैंसर, राइट। और सर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के वो एफ और इसकी वजह से टॉप, तो जस्ट इसमें ये अप्लाई करना है कि सारे नेट फोर्स का सम जीरो कर देना है एज वेल एज नेट टॉप जीरो कर, है ना। तो जैसे हम नेट टॉप और नेट फोर्स जीरो करेंगे म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू प्रेजेंट करेंगे फाइंड। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं कि आपको फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस करना है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू कितना देगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसको लगता है कि ये सेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लगता है कि सेफ की जरूरत नहीं है, बाकी डाटा से ही आप सॉल्व करते हैं। ये होता है रोटेशनल इक्विटी, इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल। इसके अलावा आ जाओ वर्क एंड एनर्जी के ऊपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें, वे सॉल्व अबाउट द वर्क एंड एनर्जी। तो वो एक मैं क्वेश्चन देता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एज एग्जांपल 3 हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। एग्जांपल 3 में यहाँ पे इस तरह से है कि ये कोई हिंज और इससे कोई एल शेप की रॉड दी, इधर इज ए एल शेप रॉड, है ना। ये लेंथ भी एल है एंड ये लेंथ भी एल, एंड मास दोनों सेक्शन का सेम, इसका ही मास एम है और इसका ही मास है। और यहाँ पे ये हिंज है ना, इस जगह पे क्या है आपका ये हिंज, राइट। और एल की वैल्यू भी दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर, ये लेंथ है 1 मीटर है। तो आपको इस केस में करना है कि फाइंड इफ it released from the rest, if it released then find out, right, and find out maximum angular speed of the rope. Find out maximum angular speed of the rope. Angular speed, जैसे हम स्विंग करके जाएगा तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या, हाँ, what is the maximum angular speed of the rope? यानी सिंप्लीफिकेशन के लिए डाटा भी दिया हुआ है कि √10 की वैल्यू आपको 9/16 लेनी, हो सकता है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो तो उसके लिए होगा।
सामू ने सही आंसर दिया था ml square by 8. Now I read the chat also. चैट पे रीड कर रहा हूँ मैं, आपके पर्सनल चैट में रीड करता हूँ. Find out maximum angles. यार आपका आंसर माइक म्यूट करो, जिसका माइक म्यूट नहीं है. मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी है? नाइनटीन बाई सिक्स दिया. रूट 10 is equal to 19 by 6. भाई जब वर्टिकली नीचे पोजीशन में होगा तभी तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी. सर 5/4 G/L. अब आपने 5/4 G/L. 5/4 G/L. कुछ अंडर रूट भी आ रहा है. G/L का अंडर रूट ऐसा नहीं, हाँ सर रूट भी है. रूट भी होगा ना. 5/4 आ गया. G की जगह पे आपने 10 पुट कर दिया, L की जगह पे 1 आ गया, है ना. लेकिन इससे सिंपलीफाई तो नहीं हो रहा है. सिंपलीफाई तो नहीं. इससे सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा. भाई मेरे ख्याल से ऐसे ही तो करेंगे इसे, है ना. रूट के अंदर 32/5 G/L.
32/5 आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं तो भाई इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे ये वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा ऐसे, है ना। इस तरह से किस में आ जाएगा, चलिए आपके वर्टिकली इस तरह से डाउनवर्ड पोजीशन, इस पोजीशन में आ जाएगा ऐसे। तो इस पोजीशन में आएगा तो इसी टाइम तो इसकी एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगी, तो उस टाइम इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी मैक्सिमम, राइट। तो इस शेप से इस शेप में आ गया, तो यहाँ पे आपको ओमेगा निकालना है, तो हम यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कौन कौन से वर्क एनर्जी, तो पूरा है इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ से आ गया, मोमेंटम बाय द वेट हो गया mg into L/2, L/2 से नीचे आ गया। आपको पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट पहले से इसकी L/2 थी, तो L/2 से पूरा ये नीचे आके यहाँ पे आ गया, तो L/2 प्लस L से नीचे आ गया, तो इस केस में मोमेंटम बाय द वेट जो होगा mg into 3L/2 हो गया, mg into L/2, L/2 प्लस L, mg into 3L/2 हो गया, और ये पूरी चीज हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि रोटेशनल एंगुलर स्पीड में चेंज होएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। अब आई आपको ध्यान से लेना है, आई जब आप इसका लोगे तो आपको पता है एक जो रॉड है ना, इसका जो लोगे आप तो एंड के अबाउट है, ये तो सिंपल सा आपको आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन इसका आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मुझे ml स्क्वायर बाय 12 पता है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो इतने डिस्टेंस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो ये जो चीज होगी ये आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, क्या पड़ेगा भाई, दोनों का रिजल्टेंट ही तो डिस्टेंस हो जाएगी, तो प्लस आपका यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यूज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालने के लिए, तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट, पहले तो एक रॉड का आ गया दैट इज ml स्क्वायर बाय 3, है ना, प्लस ये हम ले लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप शिफ्ट कर दो, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप शिफ्ट करूंगा m into L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 है ना, ये आपका आ गया, ये तो एंटीबॉड हो गया, और ये IC प्लस MH स्क्वायर हो गया, राइट। अब इसको I की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके ओमेगा आप कैलकुलेट करो, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, हाँ तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो केयरफुल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी स्ट्रक्चर का निकालते हो तो उसके बारे में केयरफुल है, वो आंसर यू गेट, उसमें वो डाटा यूज कैसे हो रहा है वो देख लो आप, या सिंपल जी और एल के टर्म्स में बता दो, सर ये mg L/2 कैसा आया? कौन सा, ये वाला, ये चीज, जी सर। तो ये सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास स्विंग करके यहाँ पे आ गया, तो इसका मास है ना L/2 से नीचे तो आगे, तो इसमें वेट ने वर्क दिया mg L/2, इस ये 3L/2 से नीचे आ गया, तो इसमें वेट ने वर्क किया mg 3L/2, और सारा वेट का जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, है ना, अलग अलग दोनों का पोटेंशियल चेंज नहीं है, तो सेंटर मास को नहीं आना चाहिए डायरेक्टली नीचे, सर एक बार आई दोबारा बता दीजिए, आई कैसे है? कौन सा आई, आई आप देखो, अगर एक्सिस ऐसे एंड से पास हो रही है तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3 सीधे फॉर्मूला, लेकिन आपको निकालना है इस रॉड का जो वर्टिकल एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के साथ, है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास से जब पास होता है एक्सिस का ml स्क्वायर बाय 12 होता है, और उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां पे शिफ्ट करते हैं, तो I स्क्वायर टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपको पता ही है ना, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके सर। सर तो देखो क्या, सर बॉडी जब डायरेक्टली नीचे होगी तब मैक्सिमम होगा हाँ। एंगुलर स्पीड, तो सर उसे सेंटर क्या मास को नहीं देखेंगे, सेंटर मास को नहीं देखेंगे कि वो कब उसको भी देखोगे डायरेक्टली तो वही नीचे आ हो, जाएगा, उसको भी देखोगे तो वही आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी देखोगे ना तो वही चीज आ जाएगी, जब देखो
इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ मास जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस टाइम जो चीज आई है, तो जब कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास लेंगे तो वही चीज आएगी, है ना, कि कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास लोगे तो वही चीज है। ठीक है सर बात ओमेगा होती है 6G/5L का रूट है 6G/, 5L का होल रूट। अच्छा पता नहीं, इससे जो भी आ रहा था देखो ऐसे 6G/5L का रूट होल रूट ऐसा। पर ये mg 3L/2 क्यों लिखा फिर? mg थ्री यहाँ पे था 3L/2 सेंटर ऑफ मास, है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था तो ये हाइट कितनी थी, L/2 थी। अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ गया तो उसमें L और ऐड हो गया, तो mg L प्लस L/2 हो गया पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, तो mg इंटू 3L/2 हो जाएगा। सब चेक करो क्या आंसर आ रहा है आपका। है ना, अगर ये सॉल्व करके आ रहा है फिर सही होगा ये। सही हो गए, आंसर सही है इसका। ये डाटा कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया है, एक्चुअली पूरे का मास जब दिया होगा तो ये डाटा ही, अदरवाइज सही। अंडर रूट ऑफ 6G/5 क्या हो जाएगा, 5 बना देगा, है ना, वो डाटा जो दिया था किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। जस्ट आपको ये ऐसी वर्क थ्योरम यूज करना है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से आया तो वर्क कितना हो गया, यहाँ से आया तो वर्क कितना हो गया, सारा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। जैसे हम मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे, केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम, जब हम मोमेंटम इनर्शिया निकालते हैं तो उसके बाद हम बहुत केयरफुल। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है, जिसमें कि हमने यूज किया है वर्क एनर्जी थ्योरी इन रोटेशन क्वेश्चन। रोटेशन के क्वेश्चंस में हमने क्या यूज किया है, वर्क एनर्जी थ्योरी। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। We'll use the conservation of angular momentum. है ना, इसमें हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही सब चीज तो होती है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इक्विलिब्रियम, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, फिर उसके बाद रोलिंग आ जाएगी, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे आपकी रोलिंग, राइट। देखो ये कोई इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट पे कोई m मास मैंने लगाया, और बीच का जो रॉड है वो मासलेस है। ये सारी चीज क्या है, आपके मासलेस है, 3 पार्टिकल्स लगे हुए हैं इन एंड पे, mm मास, है ना, और दिस होल थिंग इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये पूरी चीज किस पे प्लेस्ड है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। और यहाँ पे इस पार्टिकल को कुछ नाम आप दे दो, दिस इज ए पार्टिकल, दिस इज बी पार्टिकल, और ये आपका सी पार्टिकल, है ना। इससे कोई दूसरा मास आके स्ट्राइक करता है ना, यहाँ पे एक कोई दूसरा मास m मास आके स्ट्राइक करता है बी से, किसी v नॉट से, है ना, m मास किसी v नॉट से क्या करता है, जैसे कि आपका आके स्ट्राइक करता है, राइट। अब इसके बाद ये हुआ है ना, कि कोलाइडिंग पार्टिकल comes to rest, कि कोलाइडिंग पार्टिकल कोलाइड करने के बाद क्या होता है, रेस्ट पे आता है। देन फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, एंगुलर स्पीड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन, राइट। और दूसरा आपसे पूछा गया है
या इसमें एंगुलर स्पीड नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि टाइम इट विल टेक फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, टाइम इट विल टेक फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन में इसको कितना टाइम है ना। और सेकेंड पार्ट इसका है, राइट, फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बी during this interval, during this interval, ये दो चीजें आपको बतानी है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, साइड लेंथ कोई ए ले लो आपस में, ये आपके इससे स्ट्राइक किया और रेस्ट डाल, राइट। तो इसको आधा रिवॉल्यूशन करने में टाइम कितना लगेगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, या से कनेक्टेड है ना क्या चीज, बोलो। ये तीन रखी है और उस पे एम स्ट्राइक करेगा। हाँ, एम वी नॉट से आके स्ट्राइक कर रहा है, और जो स्ट्राइक कर रहा है वो रेस्ट पे आ गया, बाकी स्ट्रक्चर आगे चला जाएगा। तो टाइम इट विल टेक फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, एंड बी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब तक ये हाफ रिवॉल्यूशन होता है, ये आपको बताऊं। सर फर्स्ट का आंसर है 4 पाई रूट 3 a अपॉन v नॉट। कैसे गलत कर रहे हो, सर 2 पाई, सॉरी 2 पाई रूट 3 l by v नॉट, पाई 2 पाई रूट 3 a अपॉन v नॉट। सही बता, बिल्कुल सही बता, फर्स्ट पार्ट का इन्होंने आंसर सही बताया है कि दैट इज द 2 पाई रूट 3 a अपॉन v, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई वही ओमेगा निकाल के सॉल्व कर लेना, है ना, ओमेगा निकाल के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सर नेक्स्ट पार्ट का 2 रूट 3 a पाई। ये नेक्स्ट पार्ट सही है, नेट डिस्प्लेसमेंट। सर गलत है। हाँ ये सही नहीं है, फर्स्ट पार्ट तो सही था, नेक्स्ट पार्ट का सही है। देखो पहली बात तो हम ये ले लेंगे कि अगर ये दोनों सिस्टम आपका, कि अगर हम दोनों सिस्टम ले लें तो ये फोर्स इंटरनल हो जाएगा, है ना। अगर हम दोनों को सिस्टम ले लेंगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, देखिए आपका इंटरनल, तो इंटरनल फोर्स होगा, तो टॉर्क भी कोई इंटरनल होगा। आपको पता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। किसी भी केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 है, देन P इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है
तो हम जानते हैं कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, दोनों पर अप्लाई कर दो। तो पहले सिस्टम का लीनियर मोमेंटम mv नॉट था, और बाद में ऐसा बोलते हैं कि ये तो रेस्ट पे आ गया, ये जैसे कोलाइड हुआ इससे स्टिक नहीं किया, एक केस में स्टिक भी कर जाता है, फिर बाहर में ही रेस्ट पे आ गया। और ये जो सेंटर ऑफ मास इसका था, ये किसी वीसी से आगे चला गया, है ना। तो आपको सेंटर ऑफ मास अगर वीसी से आगे जा रहा है तो देख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इतना, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 3m into v। यहां से vc की वैल्यू v नॉट बाई 3 इसका सेंटर ऑफ मास इस केस में v नॉट बाई 3 से क्या करेगा, जैसे कि आपका मूव करेगा। इसके बाद ये आपने ये अप्लाई किया, अब इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम सेंटर ऑफ मास के ओर लगा लें, है ना। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये a cos 30 हो जाएगी पूरी, है ना। a cos 30 होगी मींस ये √3a/2 हो जाएगी, है ना, पूरी हाइट। और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास इससे h/3 का होता है। h/3 का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये a/2 √3 होगी। ये कितनी हो जाएगी, a/2 √3, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बहुत एंगुलर मोमेंटम लगाना है ना। सेंटर ऑफ मास के बोर्ड आपको क्या लगाना है, जैसे कि आपका एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जैसे कोलाइड करेगा सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा और सेंटर ऑफ मास के बोर्ड ये रोटेट भी करेगा किसी ओमेगा से, ओमेगा उल्टा होगा। सर सेंटर ऑफ मास के बोर्ड ओमेगा से क्या करेगा, ये रोटेट भी करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो mv नॉट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे आ गया mv नॉट राइट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो mv नॉट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आ गया a/2, है ना। और इसके बाद आई ओमेगा, आई इंटू क्या हो गया, इसलिए आपका ओमेगा आ गया। आई की वैल्यू सारे पार्टिकल्स की पुट कर दो भाई, आई की वैल्यू हम सारे पार्टिकल्स की क्या कर सकते हैं, इसलिए आपका पुट कर सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख लो 3 into m, है ना। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से, 3 हो जाएगा, है ना। यहां से ये इसकी क्या हो जाएगा, इसलिए आपके डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। ये आपका आ गया, मैं कहां से ये डिस्टेंस जो होगा a/√3 आ जाएगा, राइट। यहां से mr², 3 into mr² में आपका a/√3 का होगा। यहां से आप ओमेगा निकालो, और एक बार ओमेगा आ गया तो हाफ रिवोल्यूशन का टाइम हम जानते हैं पाई/ओमेगा ही तो हो जाएगा, क्योंकि सबस्क्वायर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट है। तो पाई ट्रेवल करना है उसको एंगल, हाफ रिवोल्यूशन में ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो ये तो आ गया ओमेगा कैसे निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम एंगुलर। वैसे आपका क्या टाइम आ रहा हो, देख लो कितने टाइम में इसका। सर नेक्स्ट पार्ट का आंसर 2/√3 a पाई। ये तो नहीं आ रहा बेटा, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर। सर √3/2 + 3π/4 a। इससे भी लंबा आ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट जो है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है इससे भी आपका लंबा। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास की बताना है। तो टाइम की वैल्यू जो मेरे पास आंसर है वो ये, अगर हम टाइम की वैल्यू यहाँ पे लिखें तो ये दिया है 6a π/√3 दिनों, है ना। टाइम का आंसर जो दिया हुआ है मेरे पास 6a π/√3, वही आप रेशनलाइज करोगे तो आपको आंसर कितने टाइम में हाफ रिवोल्यूशन कर जाएगा, हाँ, कितने टाइम में क्या कर जाएगा, जैसे आपका हाफ रिवोल्यूशन। और उस हाफ रिवोल्यूशन में बी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो लिखा, बी कितना डिस्प्लेसमेंट। 30 π/ω की 2 π/ω।
यहाँ पे d ये तो 2 पाई बाई ओमेगा होगा कि पाई बाई ओमेगा? बेटा हाफ रिवोल्यूशन निकालना है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम नहीं निकालना, ओके ओके हाफ रिवोल्यूशन पाई बाय ओमेगा ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन में हाफ रिवोल्यूशन का टाइम फिर 2/√3 प्लस पाई इंटू ए। पता नहीं आने का आंसर का लंबा चौड़ा बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका कोई लंबा चौड़ा आंसर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी and what is the net displacement of point B during that interval? इससे B पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की बात है, right? चलो आप इसके आंसर में लिख दे रहा हूं, आप चेक करना। एक्चुअली मैं लिख देता हूं कि इसमें आपको करना ये है कि ये पॉइंट आगे भी तो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास अगर किसी से आगे जा रहा है तो इस टाइम में इसका कुछ इस ट्रांसलेशनल की वजह से भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। ट्रांसलेशनल की वजह से भी क्या होगा, बेसिकली आपका ये आगे जाएगा और ट्रांसलेशनल की वजह से जो आगे जाएगा वो हम निकाल सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाय 3 सर आ गया। v नॉट बाय 3 इनटू t जो होगा वो आपका आ जाएगा 2a पाई बाय रूट 3 v नॉट तो कैंसिल हो गया, 2a पाई बाय रूट 3 आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, लेकिन रोटेशन की वजह से भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ेगा, है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है सिर्फ आपका ड्यू टू ट्रांसलेशन, है ना, लेकिन रोटेशन की वजह से भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी आपको लेना पड़ेगा। रोटेशन की वजह से भी इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सर आई रूट कैप के जे कैप में बोलो। हाँ जो भी है, मेरे पास जो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ आप उसको क्या फाइंड आउट करें, है ना, कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेके मेरे पास जो आंसर है वो ये लिखा है ना, मैं उसको यहाँ पे ऊपर लिख दूं। इससे कई चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, या तो ट्रांसलेशन लेते हैं या खाली रोटेशन, दोनों का इफेक्ट लेना ना, आप हो सकता है ये वाला आंसर बता रहे हो, लेकिन जब वो बी पॉइंट रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से तो डिस्प्लेस होगा ही, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना। मेरे पास आंसर आपको ये दिया a बाय रूट 3, है ना, इनटू 1 प्लस 2 पाई प्लस रूट 3, 2 पाई प्लस रूट 3, राइट, का होल स्क्वायर। ये आपका मेरे पास उसका मैं तो उसको घर पे जाके सॉल्व करो, जरूर आएगा आपका आंसर, है ना, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे। ये जस्ट सर आ रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 5, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं एग्जांपल 5। देखो एग्जांपल 5 थोड़ा सा आसान सा है। एग्जांपल 5 अगर हम लें तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे a particle of mass 2 kg located at position, है ना, I cap plus J cap meter has a velocity to I cap minus J cap plus K cap,
मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट its angular momentum about z axis. Momentum about z axis. Yeah. Particle का mass 2 kg located at position this. Then find out this angular momentum about z axis. ये छोटा सा equation. सर 4i minus j minus 2k. नहीं, about z axis में निकालना है, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा. Sir, 4√6. Sir, 8. 8 is correct answer. 8 से बता रहे हैं. हाँ, सिंपल सा ऐसा है कि जब आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है r क्रॉस p, है ना? तो r आपको दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, क्रॉस ऑफ लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, 2 इनटू ये आपका 2, है ना, इनटू i कैप माइनस j कैप प्लस k, है ना? तो इससे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा. लेकिन आपको एंगुलर मोमेंटम का z एक्सिस के अलावा कंपोनेंट निकालना है. पहले एंगुलर मोमेंटम निकालो कितना है. थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम है ना, और जो भी एंगुलर मोमेंटम आए फिर उसका k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना. अभी तो उसके z एक्सिस के अलावा उसका कंपोनेंट आएगा. तो देखो आपका कितना आता है. सर एंगुलर मोमेंटम हमारा 4 into minus i cap plus 2 k cap plus j cap. हाँ, 4 into माइनस minus i हाँ plus j plus j plus 2 k cap. प्लस 2k. अब तो क्या करता है आंसर. ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गया नेट, लेकिन आपको तो z एक्सिस के अलावा निकालना है ना. तो मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z एक्सिस के अलावा निकालना है. तो l डॉट ऑफ k कैप लेना है ना. एंगुलर मोमेंटम तो थ्री डायमेंशन ऐसा कुछ ट्रेस होगा, उसका z एक्सिस के अलावा कंपोनेंट निकालना है. तो इसका आ गया l डॉट ऑफ k कैप निकालोगे तो ये तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कम जाएगा. यहां से 8 आए 8, है ना, जो भी इसकी यूनिट हो kg मीटर पर सेकंड है ना, जो भी एंगुलर मोमेंटम की आप आंसर है ना. तो आपसे टोटल एंगुलर मोमेंटम या उसका मैग्नीट्यूड पूछते हैं, क्योंकि उस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z एक्सिस के बोर्ड पूछता है. अगर x एक्सिस के बोर्ड पूछता तो i कैप के साथ डॉट कर दिया.
वाई एक्सेस के मोड पूछता तो जेकैप के मोड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम जस्ट उसका कंपोनेंट किसी भी एक्सेस के मोड डॉट से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। ये भी कई बार आपसे पूछा। ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। ये आपका गया एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 में ऐसा है, ये आपका कोई इस तरह से बॉल और यहाँ पे इस तरह से कोई रॉड, दिस इज द रॉड, है ना, ये आपका रॉड है। इसी स्टैंड में ये वाला एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। और ये जो पॉइंट है किसी बी से मूव कर, ये पॉइंट किससे मूव कर रहा है, लोअर पॉइंट किसी बी से, इस स्टैंड। तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट में इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। और दूसरा आपको बताना है सेकंड, है ना, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड आउट एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रॉड, फाइंड आउट एंगुलर एक्सलेशन ऑफ रॉड if dv by dt is 0, है ना, अगर इसकी v स्पीड है, इसका dv by dt जिस इंस्टेंट में 0 होगा उसका एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रॉड। दो चीज आपको करनी है, कैलकुलेट कर लो। फाइंड आउट स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट, फाइंड आउट एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रॉड if dv by dt is 0। when, इसमें एक चीज और भी है, when theta is 45 degree, 30 में नहीं बल्कि 45 में। सर वी आ रही है फर्स्ट की, सेंटर ऑफ मास की स्पीड। सर वी आ रही है। हाँ क्या आंसर आ गया भाई। सर वी। हाँ ये तो क्लास में कई बार हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर v होता है, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वो v के इक्वल ही होगी अगर ये एंगल 30 डिग्री। फाइंड आउट एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द रॉड व्हेन एंगल इज 45। सर ये डीवी बाई डी का मतलब क्या है, जीरो, मतलब सर ट्रांजिशन एनर्जी जीरो, मतलब ट्रांजिशन एक्सेलरेशन जीरो है। हाँ तो इसका यहाँ इस का। पॉइंट इसकी पॉइंट की वेलोसिटी v है, इसका d by dt। ओके सर। ये पॉइंट एक्सलेट जिस सिस्टम में नहीं होगा।
सर GY L√2। सर 3/2 √2 g/l। ये सब आंसर नहीं आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ। तो क्या होगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप इसमें ऐसा ले लो कि अगर v से इधर जा रहा है इस स्टैंड में, तो ये वाला v से vy से नीचे जाएगा, है ना, और ये एंगल आप थीटा ले लो। तो आपको ये पता है कि इसको हम करते हैं स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ रोटेशन से, कि भाई इसका वैसे तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर एक में परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और एक में परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यही इसका आईसी हो। आईसी में स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट पूरा सिस्टम सिर्फ प्योरली रोटेट करता है। इसके अबाउट पूरा सिस्टम क्या करता है, जैसे कि आपका प्योरली रोटेट करता है। भाई किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट और ट्रांसलेट दोनों करता है, लेकिन आईसी के अबाउट क्या होता है, प्योर रोटेशन। तो अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो मैं समझता हूं कि प्योरली आईसी के अबाउट सिर्फ रोटेट ही कर रहा है ना। तो हम सिंपल सा v इक्वल टू ओमेगा लगा सकते हैं। आपको पता है अगर रॉड की लेंथ में l ले लो तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी l cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये आपकी हो जाएगी l sin, है ना। तो सिंपल सा आ गया कि अगर मैं यहाँ से v को लेट करूं इस ओमेगा से, तो v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इनटू l sin थीटा, है ना। v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओमेगा इनटू l sin थीटा, राइट। या बदल लिया इस तरह से, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, है ना। ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो v बाई l sin थीटा है। किसने स्टैंड में इसका जो ये एंगल होगा ये आपका इतना होगा, ये इसकी वैल्यू आ सकती है आपकी ओमेगा। ये तो आपने ओमेगा ले लिया, राइट। और इस ओमेगा से किसी पॉइंट पे आप स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ। मैं किसी ओमेगा अगर आपको पता है किसी पॉइंट पे मैं क्या निकाल सकता हूं, सकते आपका स्पीड। जैसे मुझे अगर vy निकालना है तो ओमेगा इनटू l cos थीटा हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, जैसे आप ज्वाइन कर लो, है ना। इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, जैसे आपका ज्वाइन कर, तो आपको क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना, कि ये आप जैसे इसको ज्वाइन करोगे आपको ये डिस्टेंस l/2 ही तो हो जाएगी, तो बीच में क्या है, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी वो ओमेगा l/2 होगी। तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वो आपकी ओमेगा l/2 होगी। यहाँ से ओमेगा पुट कर दो, है ना। जैसे हम ओमेगा यहाँ पे पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू, है ना। यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा ओमेगा पुट करने के बाद l तो कैंसिल हो गया, ये 2b बाई कितना आ जाएगा आपका, 2 आ रहा है नहीं, v बाई 2 sin थीटा। vc की वैल्यू हो जाएगी v बाई 2 sin थीटा। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, है ना। और उसके बाद आपको पता है थीटा की वैल्यू से स्टैंड में 30 पुट कर देंगे, तो 30 पुट करेंगे तो vc इक्वल टू v आ गया। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर क्या है कि vc किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आपकी v हो जाएगी, राइट। तो आपने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इस रॉड का अल्फा कितना हो, मतलब वही बात है कि ओमेगा से हम अल्फा निकाल सकते हैं, ओमेगा को डिफरेंशिएट करके ही तो अल्फा आता है ना। तो आपका जो रिलेशन है ना v इक्वल टू ओमेगा l sin थीटा, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, है ना। यहाँ पे आपका जो रिलेशन आ गया है v इक्वल टू ओमेगा l sin थीटा, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो आपको पता है v का डेरिवेटिव जो होगा d बाई dt हो जाएगा। l तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये प्रोडक्ट लो से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि ओमेगा थीटा दोनों वेरिएबल है। ओमेगा फर्स्ट फंक्शन यहां से आ जाएगा cos थीटा इनटू d थीटा प्लस यहाँ पे आ गया sin थीटा इनटू d ओमेगा, है ना। sin थीटा इनटू क्या हो गया, सके आपका d ओमेगा बाई dt। अब इसने बोला हुआ है कि d बाई dt तो 0 है, इस केस में d बाई dt की वैल्यू से क्या बोला हुआ है 0, और d थीटा बाई dt जो होगा ये ओमेगा हो जाएगा, और d ओमेगा बाई dt जो होगा वो अल्फा होगा, हाँ। d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और जो d ओमेगा बाई dt होगा वो कितना हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके आप अल्फा निकालो, इससे हम अल्फा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कि आपका कैलकुलेट, और ये तब निकालना है अल्फा जब आपकी थीटा की वैल्यू 45 है, तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन ही होगी। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेशन जो होगा वो अल्फा का टर्म्स में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट वाले पार्ट में vy की जरूरत नहीं पड़ती, vy की नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत क्या है, vy की कोई जरूरत नहीं,
आपको पता है कि इसके अबाउट प्योर रोटेशन है, तो अगर ओमेगा पता है तो किसी भी पॉइंट के हम स्पीड निकाल सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा। आपको वी की जरूरत पड़ती है भाई, आपने क्या किया ये पता था आपको भी, तो इससे आपने ओमेगा निकाल लिया। अब अगर एक बार ओमेगा आ गया तो किसी भी पॉइंट की हम लीनियर स्पीड निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग वी की कोई जरूरत नहीं, सीधे वी सी इक्वल टू वी आ गया, वी इक्वल टू ओमेगा आर। इसी के कंसेप्ट से कॉम्बिनेशन को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट सर सेकंड पार्ट में ओमेगा, सर सेकंड पार्ट में ओमेगा आएगा आंसर में? नहीं, ओमेगा की वैल्यू ये है v by l sin थीटा, रिपोर्ट कर दो ना। सर मैं तो आजकल कुछ ज्यादा पढ़ रहा। हाँ भाई, v ओमेगा की वैल्यू v by l sin थीटा पुट कर दो ना, मेरा यही तो आता है। आपका आंसर v स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ पे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर cos थीटा है ना, प्लस sin थीटा इंटू अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस ले लोगे, आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू cos थीटा, और ओमेगा की वैल्यू वहां से पुट कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है बता दो मुझे। नहीं, रूट टू जी बाई एल तो आंसर नहीं आ रहा है। 2v स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। हाँ, टू वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। इसका अल्फा जो होगा वो टू वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, देखिए आंसर मिल रहा है। अब देखो मैंने अल्फा कैसे निकाला, अल्फा भी निकाल सकते हैं। और कोई भी चीज रोटेट करती है ना, तो किसी पॉइंट के बाद उसका ओमेगा एंड अल्फा तो सेम ही रहता है, चाहे आप इसके अबाउट लो चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट लो, कोई भी चीज जब रोटेट कर रही है ना तो किसी भी पॉइंट के बाद ओमेगा और अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, सेम। और इसी के अबाउट जो होगा वही किसी भी पॉइंट के अबाउट, और उसी को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कर्व। ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल 7 पे आ जाओ। एग्जांपल 7 में रोलिंग पे स्टार्ट करते हैं, बेटा तुम्हें यस सर। एग्जांपल 7 में हम आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में आपको ऐसा दिया हुआ है, रोलिंग से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में कि यहाँ पे कोई फ्लो, यहाँ पे कोई सिलेंडर है, इसके ऊपर एक प्लैंक, एक और सिलेंडर है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, इसके ऊपर एक और प्लैंक है ना। ये जो प्लैंक है ये 2b से v0 से राइट पर जा रहा है, और ये जो प्लैंक है ये v0 से लेफ्ट पर जा रहा है। दोनों सिलेंडर की रेडियस आर है ना। तो आपको बताना है इफ देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, then find out linear speed of linear velocity of a and b।
then find linear velocity of A and B. A and B, जो A और B होंगे इसकी linear velocity कितनी होगी? आसान सा क्वेश्चन। सर एग्जाम्पल किस चीज का है? आप कुछ लिख नहीं रहे बोर्ड सर। अभी वो मॉड्यूल का है क्या? मॉड्यूल का तो नहीं है तो अच्छा मेरी सर वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ सर हो गया। सर एक बार दोबारा बता दो, वीडियो पॉज हो गई थी। अब दिख रही है, फिगर तो दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ फिगर दिख रहा है। तो ये जो प्लैंक है ये 2v0 से राइटवर्ड जा रहा है, ये प्लैंक v0 से लेफ्टवर्ड जा रहा है। If there is no slipping, then find out linear velocity of A and B. अगर कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं है तो A और B की linear velocity क्या है? बी dv/2r। ने हाथ खड़ा किया है, देखें क्या खड़ा किया है इसने। सर मेरा नाम कौन यूज कर रहा है गंदी सर? सर 3v/2r आ रहा है ए का और बी का आ रहा है सर v/r। और ऐसा पक्का? यस सर। नहीं ये तो नहीं आ रहा है। आर तो आएगा नहीं यार, ओमेगा तो निकालना है अपने। सर बी का तो ओ v0 by सॉरी आपका आंसर v0 के टर्म्स में आएगा कि अगर इसकी सर v0 है A और B की सर ए का v0/2, ए का v0/2। A का v0/2 सही है। सर बी का भी v0 by 2। दोनों का v0/2 3/2 आ रहा है सर ए का। सेम डायरेक्शन सर अलग होगी। 3/2 आ रहा है एक सर ए का 3/2 और बी का b/2। ना दोनों का v0/2 आ रहा है। इसकी वेलोसिटी दी हुई है राइटवर्ड v0। अगर ये v1 है, ये v0/2 राइटवर्ड है, और इसकी जो वेलोसिटी दी गई है, आप दोनों को राइटवर्ड ले लो, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी v2 लेफ्टवर्ड दी गई है, दोनों v0/2। ये राइटवर्ड जाएगा, ये लेफ्टवर्ड जाएगा, ऐसा दिया बस। अगर रोलिंग हो रही है ना, अगर रोलिंग हो रही है तो इस तरह से पक्का होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये पॉइंट तो रेस्ट पे रहेगा ना। तो अगर इसकी वेलोसिटी में v2 ऐसे ले रहा हूं और इसकी वेलोसिटी में ओमेगा ऐसा ले लूं, है ना, इसकी वेलोसिटी में क्या ले लूं, जैसे कि आपकी ओमेगा ले लूं, ये पॉइंट तो रेस्ट पे है ना। तो अगर रेस्ट पे है तो v आपको क्या है, ये अगर v2 होता है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v2 हो जाती है ना। तो b के लिए तो हम सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं कि 2v2 = v0 हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू v0/2 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि रेस्ट पे है ना। रेस्ट पे दोनों की वेलोसिटी कैंसिल होगी। तो ये रेस्ट पे रहता है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो हाईएस्ट पॉइंट 2v2 है ना। तो 2v2 ही तो v0 के इक्वल है, अगर यहां पे स्लिप नहीं होगी तो v2 की वैल्यू v0/2 आ गई लेफ्टवर्ड। ऐसे हम इसका देख लेंगे, अगर ये v1 है और उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है ना, तो आप ध्यान दो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी ये v1 + ओमेगा हो जाएगी, और इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी, है ना, ये आपकी हो जाएगी इस डायरेक्शन में ओमेगा r - v1, है ना। तो v1 + ओमेगा r 2v0 के इक्वल होगा अगर रोलिंग नहीं हो रही है तो, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो v1 + ओमेगा r किसके इक्वल हो जाएगा, 2v0, और यहां से ओमेगा r - v1 इक्वल हो जाएगा v0 के, है ना। इससे सॉल्व करो तो इससे v1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, v1 की, माइनस प्लस माइनस ओमेगा r कैंसिल, है ना। यहां से v1 की वैल्यू भी क्या आ गई, v0/2। हाँ, तो वही चीज होती है कि जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी इसकी होगी, तभी तो यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिपिंग नहीं होने का मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी इसकी होगी, तभी यहाँ स्लिपिंग नहीं है। ये पॉइंट तो फ्लोर की कांटेक्ट में तो रेस्ट पे रहेगा, यहाँ से स्लिपिंग नहीं। जस्ट
कंडीशन ऑफ रोलिंग से हम इसको सॉल्व ये इसका आंसर सही है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हो गया एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 8 पे आ जाओ। हाँ, एग्जांपल 8 में ऐसा है, एक कोई इंक्लाइन प्लेन और इस इंक्लाइन प्लेन का आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहां से एक सॉलिड सिलेंडर हम रिलीज करते हैं। दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर रिलीज करते हैं, ठीक है, यहां से रिलीज करते हैं रास्ते से, ठीक है। और ये जो सरफेस है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, इस सरफेस का यहां से अगर हम एक्स मेजर करें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको ये दिया है, μ इक्वल टू 2 माइनस 3x बाई रूट, है ना। म्यू वेरिएबल है, मतलब म्यू की वैल्यू जहां पे x 0 होगा वहां म्यू की वैल्यू 2 बाई रूट होगी, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा म्यू की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, है ना। और बताना है कि फाइंड आउट डिस्टेंस traveled by cylinder before it starts slipping. Yeah, find out distance traveled by the cylinder before it starts slipping. म्यू की वैल्यू अगर वेरिएबल है,
सर 2/3। हाँ क्या क्या भाई आंसर, कुछ आंसर सर आ रहा है क्या? 2/3। 2/3 तो नहीं आ रहा है यार आंसर, है ना कि 2/3 आंसर नहीं आ रहा है ना, ये आंसर जो है वो 2/3। हाँ 7/12। हाँ 2/3 काफी क्लोज आंसर है, एग्जैक्ट 2/3 आंसर सही नहीं, 2/3 इज नॉट करेक्ट, काफी क्लोज आंसर है 2/3, लेकिन 2/3 सही आंसर नहीं। सर 1/3 है क्या आंसर? हाँ 1/3 सही आंसर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 इज 1/3 सही आंसर है ना। स्टार्ट स्लिपिंग इज, है ना, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना कि ये अगर रोल करता हुआ जा रहा है तो जहां पे ये स्लिपिंग करने स्टार्ट करेगा वहां पे x की वैल्यू 1/3 होगी। इसमें करना कुछ नहीं है, आपके पास ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन वाला, उसी को लिमिटिंग पुट कर देना और क्या है ना, फ्रिक्शन का आपके पास फॉर्मूला होता है ना एक, है ना कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है रोलिंग के केस में, हाँ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी रोलिंग के केस में वो आपको पता होती है, उसी को आपको लिमिटिंग के इक्वल पुट कर देना, है ना। तो क्या हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी रोल करती हुई जाती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है ना, उसकी वैल्यू होती है F इंटू IC माइनस M इंटू स्मॉलर बाई कैपिटल बाई IC प्लस ये आपका फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, राइट। तो आपको पता है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो तो mg sin थीटा हो जाएगा, या तो मैं रिमूव करूंगा या सारों को म्यूट कर दूंगा, है ना। विनय के नाम से कौन एंटर होता है पता नहीं है ना, कोई विनय के नाम से एंटर होता है, या तो मैं उसको रिमूव करूंगा या सारे को म्यूट कर दूंगा, है ना। हमेशा विनय के नाम से एंटर करके फालतू बकवास करता है। क्या कहा गया, तो mg sin थीटा और स्मॉलर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय IC, है ना। और IC की वैल्यू सोलर सिलेंडर के केस में mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg sin थीटा बाय 3, है ना। IC की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2 पुट करोगे तो mg sin थीटा बाय 3 आ जाएगी। आपको जब स्लिपिंग होगी तो यही फ्रिक्शन लिमिटिंग के इक्वल होगा, म्यू mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। और यहां से mg तो कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan थीटा बाय 3, है ना। और ये म्यू किस x की वैल्यू पे अटेन करेगा, ये तो आपको निकालना है, तो 2 माइनस 3x बाई आप रूट 3 पुट कर दो, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने पुट कर दोगे आप 60 डिग्री, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो आप निकालोगे जिस x पे इस पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी वो x 1/3 मीटर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 मीटर। सर एक बार और बताना। तो ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है जो कि आप सॉल्व करके निकालते हो, तो अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा हो गया, वही तो रहेगा इसके ऊपर, स्मॉलर सेंटर पे लग रहा है इसलिए वो 0 हो गया, और ये IC पूरा नीचे ले आया, IC की वैल्यू हमारे स्क्वायर में 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया। और जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा तभी तो स्लिपिंग के साथ वो म्यू इनटू n पुट कर दिया, है ना। उसके बाद म्यू की वैल्यू निकाली, वह जब म्यू की वैल्यू इतनी होगी तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी, और x की किस वैल्यू पे म्यू इतना हो जाएगा वहां से x वाले, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो 1/3 मीटर है। ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ट्रांसलेशन रोटेशन एंड कंडीशन को कंबाइन करके। सर फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिए कैसे, बस बता दीजिए कैसे। ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि सामने यहाँ पे mg sin थीटा लगता है, पीछे क्या लग जाएगा फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास ए हो जाएगा, तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी,
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m। और फॉर्मूला ना याद करो, इसको कर लो। जोड़ना मत मेरे लाल मुझे जोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल मुझे जोड़ना मत सिखा। प्रियांशु, एक मिनट में कुछ देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सर प्रियांशु है नहीं क्लास में, वो दूसरे किसी के नाम से वो एंटर हो रहा है ना बंदा, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है, उसका मतलब ओवर स्मार्टनेस है ना, वो अलग अलग आईडी के नाम से एंटर हो रहा है। तो मैं कुछ देर के लिए म्यूट कर दे रहा हूँ, जब समझ जाओगे तो मैं हटा दूंगा। या रुक जाओ एक मिनट में, अभी करता हूँ। ठीक है, चलो ये आपका है ना, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने बोला टॉर्क की इक्वेशन लिख लो किस केस में, इसके बाद तो टॉर्क जब हम लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल। और अगर रोलिंग हो रही है तो ए इक्वल टू अल्फा। इन तीनों को सॉल्व करके वो इक्वेशन है ना। आपको अगर इक्वेशन नहीं भी याद है कोई बात नहीं, आप तीन स्टेप लिखो। नेट फोर्स एम है, नेट टॉर्क एल पर ए इक्वल टू अल्फा अगर रोलिंग होगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में ऐसा दिया हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कोई हेमिस्फीयर और इसके ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, इसका रेडियस है कैपिटल, इस बॉल का रेडियस है स्मॉल, है ना। दिस इज ए स्फेरिकल बॉल, ठीक है। यहाँ पे ये सरफेस रफ है, राइट। इफ spherical ball rolls down, then find out angle with vertical at which ball leaves the surface, leaves the surface, है ना। ये रोल करके नीचे आती है तो कितने एंगल पे सरफेस छोड़ दी, leaves the surface। कितना एंगल पे इट लीव्स द सरफेस। जैसे ये एंगल ये ब्लॉक होता है तो आपको पता है cos इनवर्स 2/3 होता है, इस केस में एंगल कितना होगा ये मुझे बताओ।
क्या है बेटा आंसर? कुछ आंसर आया क्या? सर cos थीटा की वैल्यू आई है ना cos की वैल्यू आएगी 1/3/2 प्लस r स्क्वायर अपॉन 5 कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सब नहीं आ रहा है r माइनस स्मॉल r वगैरह आंसर नहीं आता, cos की वैल्यू आएगी। अब देखो जैसे आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे, ये इस तरह से रोल करता हुआ यहाँ आएगा, रोल करता हुआ आएगा तो यहाँ पे किसकी v भी होगी, एक ओमेगा भी, और रोल कर रहा है मतलब v स्क्वायर क्या रहेगा ओमेगा। बस हम वही चीज लगा रहे थे इसमें जो पहले लगाया था हमने, है ना, इसमें जो पहले आपने यूज किया था सेम कंसेप्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना भाई, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इस सर्किल को, इसके बाद आपको क्या वेट लग जाएगा, वेट का इसके अलावा कंपोनेंट क्या रहेगा mg cos। इस तरफ नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल आपको जीरो करना है ना, अगर सरफेस छोड़ रहा है तो वेट का कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, mg cos स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r। अब r देखना, r ये पूरी डिस्टेंस होगी, ये r प्लस स्मॉल r होगी, तो इस सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं ना, अपने एक्सिस के बाद थोड़ी। mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल के भी जीरो हो गया हमारा, सरफेस छोड़ रहा है। वर्क रेज थ्योरम, सेंटर ऑफ मास यहां से आ गया, मतलब कितना नीचे आ गया ये r प्लस स्मॉल r, है ना, r प्लस स्मॉल r पूरे डिस्टेंस थी टोटल यहां से यहां तक, और ये आपका आ गया 1 माइनस cos थीटा, ठीक हो गया, है ना भाई, ये तो r प्लस स्मॉल r cos थीटा होगा, है ना, और ये पूरा r प्लस स्मॉल r था, तो ये डिफरेंस से तो नीचे आ गया, तो अगर मेरा वेट ही आ गया mg प्लस r प्लस स्मॉल r इनटू cos। कई बार स्मॉल स्क्वायर बोलते हैं तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है, ये नहीं दिया तो लेना पड़ेगा। दिस इज द वर्क बाय द वे इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की होगी, हाफ mv स्क्वायर भी होगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और अगर रोलिंग हो रहा है तो ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं v बाय स्मॉल r। अगर ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है तो ओमेगा की वैल्यू v बाय स्मॉल r होगी, और i इसका आपको बताइए, ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू आप निकालो सर 10/17। हाँ 10/17, इससे जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 10/17, मिस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 10/17। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये आपका होमवर्क है, एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 में ये क्वेश्चन आपका जो है वो होमवर्क।
हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 में आपको ऐसा दिया हुआ है, ये कोई प्लान प्लान किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है ना, प्लान को स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल एम है ना, इससे कोई बॉल आके स्ट्राइक करती है, स्मॉलर रेडियस की, मास स्मॉल एम है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ओमेगा से आके इससे स्ट्राइक करती है ना, इस तरह से आपकी है ना, और कोलिजन के बाद है ना इसकी कुछ वेलोसिटी भी है। आफ्टर कोलिजन जैसे कोलाइड करती है, आफ्टर कोलिजन है ना, लीनियर वेलोसिटी बिकम हाफ, लीनियर वेलोसिटी बिकम हाफ है ना, लीनियर वेलोसिटी क्या लेते हैं उसकी आपकी हाफ हो जाती है ना, जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड स्पिनिंग स्टॉप्स एंड स्पिनिंग स्टॉप्स। अगर मैं जैसे कोलाइड करती है ना, तो जब ये वापस रिबाउंड करेगी ऐसे, तो अगर v से आ रही थी तो ये वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, v/2 हो जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है इसकी आपकी 0, और ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है ना। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट